नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में संघीय व्यवस्था। संघ के बारे में हमने पहले की क्लासों में बहुत पढ़ा है, 7वीं क्लास से हम संघ के बारे में पढ़ते आए हैं। अभी हमें क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में भारत में जो संघ का व्यवस्था है इसके बारे में जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका, आपको पता है कि ये दोनों जो हैं वो बड़े ही छोटे देश हैं। बहुत ही छोटे देश होने के बावजूद भी यहाँ पे विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। विविधता क्या होता है? अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति संस्कृति के लोगों को एक साथ अगर रख देते हैं तो इसे हम विविधता कहते हैं। तो देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका इतना छोटा देश है, फिर भी इनको अपने आप को संभालने में, एडजस्ट करने में, संतुलित करने में कितना मुश्किल आता है। सोचिए कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत कितना बड़ा देश है, विशाल देश है, तो यह काम कितना गुना मुश्किल हो जाएगा, कितनी परेशानी होती होगी यहाँ के विविधता को संभालने के लिए। जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत से अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग तौर तरीके, चाल चलन, वेशभूषा के लोग रहते हैं, तो इन्हें संभालना कितना मुश्किल होगा। तो यही होता है विविधता। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। ये शुरुआत, अगर हम संघीय व्यवस्था और संघीय प्रणाली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे भारत के आजादी के समय में। आजादी होने के बाद बहुत और भी दुखद घटनाएं घटी, इसलिए हमने इसका नाम रक्त रंजित रखा है। मतलब भाई एक दूसरे से लोग लड़ने लगे, काटने लगे, औरत महिलाओं को मारने लगे। इसके बाद जाके भारत का विभाजन हुआ। आजादी के समय के बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। रजवाड़े कहने का क्या मतलब है? उस समय जब आजाद हुआ भारत तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे छोटे छोटे जो राजाओं के अंतर्गत आते थे, लेकिन इनका विलय करवाया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हालांकि नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जितने भी स्वतंत्र रजवाड़े थे इनको भारत में विलीन किसने करवाया था? लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो अब देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। अब भारत का जो संविधान बनाया गया था उसने कहा कि भारत में जितने भी राज्य हैं इन सभी को मिला के एक संघ बनाया जाए, संघ घोषित किया जाए। इस तरह से भारतीय संघ का गठन हुआ और संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। अब आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये संघ है क्या, शुरुआत कैसे हुई? तो आप लोग बताएंगे एक लाइन में, सीधी सीधी बात, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे यहाँ पे रजवाड़े थे। रजवाड़े कहने का मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े जमींदार, छोटे छोटे राजा, जिनको ना भारत के अंदर समाहित किया गया, जोड़ा गया। अब इन सभी को जोड़ के एक संघ का निर्माण किया गया जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। और यह जो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही इसका निर्माण हुआ था। संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हमारे भारतीय संविधान को देखा जाए तो अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए तो हमारा जो संविधान है वो यहाँ पे दो तरह से स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया है। पहला तो संघ है, संघ सरकार, मतलब कि जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। केंद्र सरकार को हम दूसरे नाम संघ सरकार के नाम से जानते हैं। और दूसरा है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार, आप सबको पता है कि जो राज्य की सरकारें होती हैं उन्हें हम राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। मतलब जो केंद्र में सरकार होती है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है अभी भारत में, भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री माननीय नरेंद्र मोदी है, तो ये क्या करते हैं? ये पूरे देश को देखते हैं। लेकिन अगर हम केजरीवाल की बात करें तो इसे क्या मतलब है बिहार से, क्या मतलब है उत्तर प्रदेश से, क्या मतलब है पश्चिम बंगाल से? इसे दिल्ली से मतलब है क्योंकि ये दिल्ली का मंत्री है। बाद में हालांकि ये बदलाव आई थी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। देखिए, हमारा संविधान जो है वो दो स्तर में तो इन्हें बांटा था, पहला तो संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार था, लेकिन बाद में इसे तीसरे स्तर को भी जोड़ा गया जिसे हम पंचायत और नगर पालिका के नाम से जानते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीन स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। अब देखिए, कोई भी संघ हो, किसी भी देश का संघ हो, सबका अपना अपना अधिकार होता है। जैसे कि अगर हम संघ सरकार की बात करें, अर्थात जो संसद होता है, जो केंद्र का सरकार होता है, उसकी अपनी कुछ शक्तियां होती है। जो राज्य की सरकार होती है उनकी अपनी कुछ शक्तियां हैं, और जो पंचायत और नगर पालिका है उनकी भी तो कुछ शक्तियां हैं। तो तीनों को अलग अलग अधिकार दिया गया है। संविधान ने स्पष्ट रूप से, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से
केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब देखिए आप लोग ये 3 सूचियों के बारे में जान लीजिए। अगर यहां पे हमारा जो संविधान है या फिर आप कह सकते हैं जो अधिकारी को बांटा गया है 3 भागों में, ये 3 अधिकार हैं कौन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बांटा है, तो ये हम 7वीं 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम आपको ये 3 सूचियों के बारे में बता देते हैं। पहला सूची तो है संघ सूची, मतलब जो केंद्र सरकार करेगा, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग के मामले, संचार के मामले, मुद्रा के मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय से है। इन सभी विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना डिसीजन देगा। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीति की जरूरत है, चाहे राज्य कोई सा भी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोई सा भी राज्य हो, इन सभी में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया ही नीति काम करेगा। इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित मतलब बताया गया जितना भी विषय है, इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही इन सभी मुद्दों पर अपना कानून का निर्माण कर सकता है। अब हम दूसरे सूची के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है राज्य सूची। अब देखिए राज्य सूची में क्या होता है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय। देखिए अब पुलिस जो है वो केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है, तो राज्य अपनी पुलिस देखेगा। व्यापार बिजनेस तो राज्य में भी होता है। वाणिज्य, कृषि और सिंचाई राज्य की अपना प्रांतीय और स्थानीय महत्व है, इसलिए इन सभी चीजों को लेके राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है और नियम बनाता है। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में एक सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। देखिए जितनी भी सूची के अंदर विषय डाला गया है राज्य को लेके, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है, केंद्र सरकार अपना दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरी बात, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता देता हूं। मैं बिहार गया, बिहार में मैं खेती कर रहा हूं, खेती के लिए मुझे पानी चाहिए। अब पानी के लिए हमारे लिए वहां के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो काम करेंगे, न कि देश के प्रधानमंत्री काम करेंगे। तो वो राज्य का मामला है, पानी का वगैरह का, ये सब दिस दैट, तो वो राज्य सरकार ही समझेगी और इसके लिए कानून भी राज्य सरकार ही बना सकती है। अब तीसरा जो हमारे पास सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ऐसे सूची से है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना योगदान दे सकता है। अब जैसे कि शिक्षा के ऊपर, अब शिक्षा के ऊपर एक शिक्षा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें राज्य सरकार भी अच्छा काम करे तो और बढ़िया है, केंद्र सरकार करे तो और बढ़िया है। हमारे देश के बच्चे तो पढ़ेंगे और देश के बच्चे पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो शिक्षा के ऊपर दोनों काम कर सकता है, कौन, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। वन के ऊपर, जंगल के ऊपर दोनों काम करेंगे, कौन दोनों, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मजदूर संघ के ऊपर, विवाह के ऊपर, गोद लेने के जैसे सब्जेक्ट सब बहुत सारे होते हैं, उत्तराधिकारी के सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय हैं जिसपे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी साझी दिलचस्पी आती है। राज्य सरकार भी इसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें तो दोनों, राज्य भी अपना सरकार, जो राज्य का सरकार है वो भी अपना नियम बना सकता है, केंद्र का जो सरकार है वो भी अपना नियम बना सकता है। लेकिन बात तो अटक जाती है वहां पे जब दोनों में कानून का टकराव होने लगे। राज्य सरकार कहे नहीं हट बुर्बक, हम जो बनाए वो ठीक है, केंद्र सरकार बोलेगा पगड़ा गया है क्या, हम जो बनाए वो ठीक है, तो ऐसे में जीत किसकी होगी, तो ऐसे में जीत होगा केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने जो कानून और नियम बनाया है वही मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का। हाँ, दोनों का अगर सामंजस्य है, दोनों का अगर संतुलन है, तब तो दोनों की बातें आपस में बैठ के ही मान लेंगे। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर मियां बीबी राजी नहीं है, मतलब मियां का मतलब यहां पे हो जाएगा केंद्र सरकार और बीबी का मतलब हो जाएगा राज्य सरकार, आप इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा। तो यहां पे क्या है कि अब दोनों राजी हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो मियां का ही चलेगा, घर के मुखिया का ही चलेगा। और घर का मुखिया अर्थात देश का मुखिया कौन, केंद्र सरकार ही होगा। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, भारत में संघीय व्यवस्था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं VVI ही लिख देता हूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 11th 12th में अक्सर ही पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।